हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलॉन मस्क की कहानी की ऑटोबायोग्राफी। इलॉन मस्क की ये किताब एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया द्वारा तय की गई ऑर्डिनरी लिमिट्स को मानने से इनकार करता है। यह किताब उस माइंडसेट को दिखाती है जो प्रॉब्लम्स को जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें तोड़कर, समझकर और सॉल्व करने की जिद करता है। यह सिर्फ एक बिलियनियर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्ट्रगल, रिपीटेड फेलियर्स, ऑब्सेशन, एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और ऑलमोस्ट इनह्यूमन वर्क एथिक्स की कहानी है। किताब यह साफ कर देती है कि इनोवेशन ज़्यादातर आराम, स्टेबिलिटी या बैलेंस से नहीं निकलती, बल्कि यह क्योस, प्रेशर और अनसर्टेनिटी से जन्म लेती है। किताब बताती है कि बचपन से ही इलॉन मस्क बाकी बच्चों से अलग था। वे ज़्यादा सोशल नहीं थे, वे इंट्रोवर्ट थे और ज़्यादातर समय अकेले किताबों में डूबे रहते थे। साइंस, फिक्शन, फिज़िक्स, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी उनकी दुनिया थी। किताब बताती है कि वे इन्हीं किताबें पढ़ते थे और उनके पेरेंट्स को इससे डर लगने लगा था। वो नॉर्मल चाइल्डहुड को मिस कर रहे हैं। कंप्यूटर्स में उनकी रुचि इतनी गहरी थी कि वे कम उम्र में उन्होंने कोडिंग सीख ली थी और एक सिंपल वीडियो गेम बनाकर उन्होंने उसको बेच दिया था। और यही शुरुआती संकेत थे कि इलॉन सिर्फ कंज्यूमर नहीं थे, क्रिएटर बनने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन उनका बचपन आसान बिल्कुल नहीं था। वे सर्फ बुलिंग का शिकार हुए, फिजिकल वायलेंस झेली और इमोशनली भी काफ़ी अकेले रहे। उनका अपने पिता के साथ रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल था, जिसने उनकी पर्सनालिटी पर गहरा असर डाला। किताब यह दिखाती है कि इन कठिन अनुभवों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर एक ब्रूटल मेंटल टफनेस और सेल्फ रिलायंस पैदा की। उन्होंने बहुत जल्दी यह सीख लिया कि दुनिया से सिंपैथी की उम्मीद करना बेकार है और अगर सर्वाइवल करना है तो खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। इलॉन मस्क ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर वे साउथ अफ्रीका में रहेंगे तो उनकी थिंकिंग लिमिटेड रह जाएगी। इसलिए उन्होंने कंफर्ट और फेमिलियरिटी छोड़कर पहले कनाडा और फिर अमेरिका जाने का फैसला किया। यह सिर्फ ज्योग्राफी चेंजेस नहीं थे, बल्कि माइंडसेट का एक शिफ्ट था, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खुद को लगातार चैलेंज किया। किताब बताती है कि वे लग्जरी से हमेशा दूर रहे, चीप लिविंग चुनी और जॉब की और लर्निंग को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी। उनके लिए डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी था खुद को इंटेलेक्चुअली और प्रैक्टिकली शार्पन करना। उनकी पहली जर्नी Zip2 से शुरू हुई और यह फेज़ किताब में बहुत ऑनेस्टली दिखाया गया है कि लॉन्ग नाइट्स, लैक ऑफ मनी, रिजेक्शन और कांस्टेंट अनसर्टेनिटी। Zip2 ने उन्हें बिजनेस की रियलिटी सिखाई, एग्जीक्यूशन, नेगोशिएशन, फेलियर और सर्वाइवल। एग्जीक्यूशन, नेगोशिएशन, फेलियर एंड सर्वाइवल। इसके बाद पेपल आया, जिसने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दी। लेकिन बायोग्राफी बार बार यह क्लियर करती है कि पैसा इलॉन मस्क के लिए कभी एंड गोल नहीं रहा। उनके लिए सिर्फ मनी एक टूल थी, जैसे एक फ्यूल जिससे वे अपने बड़े और ऑलमोस्ट इनसेन दिखने वाले ड्रीम्स को फंड कर सके। असल कहानी तब शुरू होती है जब इलॉन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला जैसे प्रोजेक्ट्स में अब कूदते हैं। यह किताब एम्बिशन के बीच एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। प्राइवेट स्पेस ट्रैवल, रीयूजेबल रॉकेट्स और मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार्स, ये सब उस समय इम्पॉसिबल माने जाते थे।
एक्सपर्ट और मीडिया सभी कहते थे कि इलॉन अनरियलिस्टिक या पागल या डिल्यूजनल हैं। स्पेस एक्स की शुरुआती रॉकेट्स एक्सप्लोड हो गए, फेलियर्स के बाद फेलियर्स आए और एक समय ऐसा आया जब कंपनी के पास सिर्फ एक आखिरी चांस बचा था। उसी दौरान टेस्ला भी बैंकरप्सी से बिल्कुल पास आ चुकी थी। आगे किताब बताती है कि इन मोमेंट्स में इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका सोचने का तरीका बाकी लोगों से अलग था। वे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का इस्तेमाल करते थे, यानी किसी भी प्रॉब्लम को अजम्पशन से नहीं बल्कि फिजिक्स और लॉजिक के बेस पर तोड़ कर रखना था। वे ये नहीं पूछते थे कि इंडस्ट्री क्या करती है, बल्कि पूछते थे कि थियोरेटिकली पॉसिबल क्या है। यही सोच उन्हें बार बार इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की ताकत देती थी। आगे ऑटोबायोग्राफी इलॉन मस्क के लीडरशिप स्टाइल को भी बिना किसी ग्लैमर या फिल्टर के दिखाती है। वे बेहद डिमांडिंग है, परफेक्शन चाहते हैं और खुद से भी और अपनी टीम से भी एक्सट्रीम कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। वे लंबे घंटे काम करते हैं, वीकेंड्स और पर्सनल लाइफ की परवाह नहीं करते और मिशन को पर्सनल लाइफ से या कंफर्ट से ऊपर रखते हैं। इस वजह से उन्हें जीनियस विजनरी भी कहा गया और डिफ़िकल्ट रूथलेस बॉस भी। लेकिन किताब साफ कहती है हमेशा ईगो पॉपुलैरिटी या अप्रूवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। आगे किताब बताती है कि इतनी बड़ी एम्बिशंस की एक भारी कीमत होती है। इलॉन मस्क की ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, ब्रोकन रिलेशनशिप हमेशा मौजूद रहे हैं। यह कहानी इंस्पिरेशन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट लाने के लिए ऑर्डिनरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। विजन के पीछे भागना ग्लैमरस नहीं होता। यह पेनफुल, एग्जॉस्टिंग और इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। कई बार आपको अकेले डिसीजन लेने पड़ते हैं जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होती है। क्योंकि इलॉन मस्क सिर्फ कंपनीज नहीं बना रहे थे, वे ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। मास कोलोनाइजेशन, सस्टेनेबल एनर्जी या एआई, उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की सर्वाइवल और प्रोग्रेस की बात थी। और यही सोच उन्हें बाकी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से अलग करती है। एट द एंड यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि हर इंसान इलॉन मस्क बने, बल्कि यह सिखाती है कि हर इंसान की अपनी लिमिट्स को क्वेश्चन करना सीखना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया उन्हीं लोगों से आगे बढ़ती है जो कंफर्ट जोन से बाहर जाकर प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते और फेलियर्स के बावजूद रुकते नहीं हैं। यह किताब यह भी सिखाती है कि बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाने की हिम्मत रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर इस पूरी किताब से एक ही सीख लेनी हो तो वह यह है कि हिस्ट्री वही लोग बदलते हैं जो यह पूछने का साहस करते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो क्यों नहीं। इफ़ यू लाइक दिस ऑडियो बुक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।